जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस में स्वागत है। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाया हूँ, यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए IAS, PCS, UPSC, CGL सब में आए हुए हैं। मैंने उसको कवर किया है और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, इसमें हर ऑप्शन को पूरा लेके चला हूँ, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? एक वर्ड आप पकड़ना, वर्तमान में पूछा, मूलतः यानी जब हमारा संविधान बना था। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? याद रखना 26 नवंबर 1949। क्या? 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? बनकर तैयार हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। इतनी बात आप ये लोग याद रखना। और जब हमारा ये संविधान बना था तो उस टाइम आर्टिकल कितने थे, यानी अनुच्छेद कितने थे? 395, ठीक है। 395 आर्टिकल थे। और हमारे अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और भाग कितने हैं? 22 भाग, ठीक है। बाद में वर्तमान में लगभग 470 आर्टिकल हैं, ठीक है। कितने आर्टिकल हैं? 470 आर्टिकल। और अनुसूचियां कितनी है? हमारी 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं इस टाइम? 25 भाग हैं, ठीक है, संविधान के। तो ये चीज आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है, तो वही क्वेश्चन पूछा, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395, ठीक, 395 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में। अब वहां पे मूलतः था, अब यहाँ वर्तमान पूछ लिया ना। वर्तमान में भारतीय संविधान की में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस टाइम है हमारा 470 अनुच्छेद आर्टिकल और 12 अनुसूचियां। और भाग कितने बने बताया? 25 भाग बताया था। अभी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था अनुसूचियां और भाग, तो 12 अनुसूचियां और 25 भाग, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? अब पहले अनुच्छेद 1 से समझने के लिए हम भाग समझते हैं। अब इस टाइम 25 भाग हैं, ठीक है। तो हम भाग 1 जानेंगे। भाग 1 में क्या है? भाग 1 हमारा क्या बोलता है? भाग 1 बोलता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोलता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और ये 1 से लेके 4 आर्टिकल तक आता है, ठीक है। कितना इसमें अनुच्छेद है? 1 से लेके 4 अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 1 में यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। याद ध्यान से सुनना, भारत अर्थात इंडिया, ये हिंदुस्तान का शब्द नहीं किया है, गौर करना, क्योंकि ऑप्शन में हिंदुस्तान भी करके आता है। तो इसमें क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है, राज्यों का संघ। अब देखिए एग्जाम में कितनी बार पूछा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछता है, आइए हम उस पर भी देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? मैंने अभी बताया ना, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 1 में, ठीक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ठीक है, क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? मैंने बोला ना आर्टिकल 1 में, अभी बताया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ठीक है, भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के लिए गठन दिया गया है। तो हमारे ये आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक, आर्टिकल नंबर 3 में। इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 3 में? कि नए राज्यों का निर्माण होगा या नए राज्यों का गठन होगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? ठीक है, कोई नया राज्य है वो भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है संसद के द्वारा। ये बोल रहा है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है। तो 1, 2, 3 आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आता है। अब आगे पूछ रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को
नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो अभी आप देखोगे भाग 1 तो देख लिए, भाग 1 में क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र। अब भाग 2 यानी पार्ट 2, भाग 2 में क्या करता है, नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है, नागरिकता की बात करता है। और ये नागरिकता कितने आर्टिकल आता है, 1 से 4 आर्टिकल मैंने देखा था। अब ये 5 से लेके 11 तक, ठीक है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद की बात करता है, ठीक है। उसी में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद हमारा 11 है, ठीक है। आंसर नंबर डी। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है यानी फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचा रहा है, कोई भी कानून लाया गया है सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा, तो उसे हम लोग अमान्य घोषित कर देंगे कि हम उसे मानेंगे नहीं। तो किस आर्टिकल के अंदर आता है, पहले आप देखेंगे कि भाग 1, 2 देख लिए थे, भाग 3 देखेंगे। भाग 3 हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट, ठीक, यानी हमारा मौलिक अधिकार। इसमें कितने 12 से लेके 35 तक आता है आर्टिकल, ठीक है। कितने आर्टिकल, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल आता है। अब इसमें एग्जाम में अक्सर 14 से लेके 32 तक की बात करता है, ये इस एग्जाम में पूछता है। लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है दोस्तों, अब ये और भी अलग से पूछता है, जैसे 12, 13 भी, 34, 35 भी, ये सभी पूछ लेता है। तो इसमें ही बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 यही कहता है कि अगर कोई भी कानून बनाए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम उसे अमान्य घोषित कर देंगे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट करता है। ये हमारा क्या करता है, मौलिक हमारे फंडामेंटल राइट को बचाता है। और डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशित तत्व को, ये राज्य देखता है, ठीक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल नंबर 14 है, फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल नंबर 14, वही बोलता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। आर्टिकल नंबर 14 यही बोलता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर ये जो 13 तो मैंने बता दिया ना कि कोई अगर फंडामेंटल कोई भी कानून लाया फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 हो गया। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि धर्म व नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं सहन करेगा, उसका निषेध करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है। और आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, ठीक है। क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है, क्या, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर 15। कौन सा आर्टिकल नंबर, मैंने 15, हमारा आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। अभी आर्टिकल नंबर 23 देख लेते हैं और ये 39, 45 आगे देखेंगे। आर्टिकल नंबर 23 मौलिक अधिकार का ही है। इसमें कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। यानी इसमें जो आर्टिकल नंबर 23 है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीदी, बिक्री या बेगारी या इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया जाएगा, ठीक है। इसमें किस में बोलता है, आर्टिकल नंबर 23 में। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर पूछे, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23, 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 15(5) है, ठीक है। 15(5) इसमें यही बताया गया कि जो अन्य पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, ठीक है, 15(5) में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है। एक बार एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड आई थिंक पीसीएस में, इसलिए मैंने इसको ले लिया। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको जानते रहिए। ये 14 का को है, ठीक है। ये वाला है 16(4) का, ये वाला आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा स्थापित कैचअप
नियम, जो एक नियम लाया था, रूल लाया था, कैचअप रूल, ये संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 के 4 क में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए संविधान दिया गया है? ठीक है, ये भी है 16 के 4 क में। ठीक, ये भी 16 के 4 क में। ये 16 के 4 का इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करता है, डिफाइन करता है? ठीक है, समान, वही बोल रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो हमारा ये आर्टिकल नंबर 14 और 16 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के पढ़ने पर यही हमारा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 14 मैंने क्या बताया था आपको? विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी कि मतलब राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। 14 ये था। और 16 क्या था? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी राज्य क्या करेगा? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसमें अपवाद था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़ के। ठीक है, तो ये 14 और 16 को पढ़ने से क्या होता है? समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया? मैंने बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कितनी बार एग्जाम में आया है। तो आर्टिकल नंबर 17 रट लेना। ठीक, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय का रूप में नहीं किया जाएगा? सीधा से बोलना कि मतलब ये जो ये मतलब आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता? उपाधियों का अंत करता था ना, उपाधियों का अंत करता था, लेकिन ये भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 18 वाला आप जानते रहना कि उपाधियों का अंत है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है ना दोस्तों, क्या आर्टिकल नंबर 19, तो इसमें 6 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे इसमें अगर सब दिया है 19A B C D E F G, लेकिन जानते क्या है? जो ये भी देखिए 1 2 3 4 5 7 है ना, लेकिन ये F है, ये क्या था? ये संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये 19F को हटा दिया गया। तो कितने बचे हैं इस टाइम? 6 बचे हैं। ठीक है, तो 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। तो जैसे इसमें बोलने की स्वतंत्रता हो गया, हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता हो गया, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने के लिए और सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, हम कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी के अंदर 19A के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है बार बार कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया जाता है? तो 19A में किया जाता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। हमारा आंसर हो गया डी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अभी जो मैंने बताया है वही सब है इसमें। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करना, बसने का, ये सब हमारा अधिकार है। ठीक है, तो हमारा ये 90 में आता है। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, मैंने आपको बताया था संघ बनाने का अधिकार 19C में बात करता है ये। ठीक है, और शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार हम शांतिपूर्वक बनाते, ये 19B में है। शांतिपूर्वक हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, इसमें हमारा 19 में मतलब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मैंने बताया कि ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में ही आता है। और अगर पूछ दिया जाए तो ये 19 के किस में है, मतलब 19 के किस में है कि स्वतंत्र रूप से हम आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो 19 के डी में, ठीक है, 19 के डी में है, ठीक, 19 के डी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? ठीक है, बताइए। भाषण एवं शक्ति की मतलब अभिव्यक्ति की मूल, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन ये इसमें कि तो हमारा बोला नहीं था कि बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में ही आता है, ठीक है, 19 का में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने बताया 19A में, मतलब पहले ही बताया था 19 क्या में, 19A में, ठीक। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार पीसीएस में नहीं, यूपी पीसीएस सीजीएल में भी आया है। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस तहत यानी किस नागरिक का मौलिक अधिकार है? अभी मैंने आपको बताया था 19 स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम झंडा फहरा सकते हैं और निजी भवनों पर भी फहरा सकते हैं। ये 2004 में भारत संघ और नवीन जिंदल के बीच का विवाद था, 2004 की बात करता है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ झंडा फहराने का अधिकार। कब से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन पूछा है कि 2004 से, ठीक है, 2004 से। ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19A में, जिसमें बोला गया है बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला, ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण पर, मतलब दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है किसी भी मतलब किसी भी जुर्म के लिए। तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, क्या आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 20, आप बहुत ध्यान से सुनना। इसमें 3 चीज बताया गया। पहले तो आप जानिए आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी इसमें 3 प्रकार का हमको स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल नंबर 20 में। क्या पहला क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है अगर एक अपराध किया सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। और दूसरा इसमें क्या कहता है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि इसके पहले जो कानून बनाया जाए और उसके बाद में कानून जो बनाया जाए, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में मतलब कोर्ट में गवाही देने के लिए उसे जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। और आर्टिकल नंबर 19 मैंने आपको बताया, आर्टिकल नंबर 19 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। और आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22 बताता है आपको, ठीक है। और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। मतलब इसमें आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मैंने अभी बताया है। 21 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 20 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? क्या निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आइए हम इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ। तो पहले 21 आर्टिकल क्या कहता है? 21 में कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहता है। इसमें क्या क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके जीवन और उसका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते, यही निजता का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 21 में भी कहा गया कि प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। क्या? स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से क्या बोला था? 2010 में
एक कानून लाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लाया था। ठीक है, क्या लाया था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लाया था। 2010 में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो निजता का अधिकार समझ में आ गया ना, तो आर्टिकल नंबर 21। ठीक, नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? क्या है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, मतलब मैंने बताया भी आर्टिकल नंबर 21। ठीक, आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 15 मैंने बता दिया था, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों, बताइए? आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 30 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 350 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए? यही आर्टिकल नंबर 21 ही कहता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 मैंने बताया ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण करता है ये। ठीक है, अगर मतलब उसके जीवन, कोई भी नागरिक है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी में कहा गया है कि व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तब याद रखना, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, 19 आपको बता दिया था स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 मैंने बता दिया था क्या? विधि के समक्ष समता। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 ही। ठीक, विधि के सम्यक प्रक्रिया की सिद्धांत को शामिल किया गया है। ठीक, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है? कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल नंबर 23 कहता है मानव को दुर्व्यापार और बाल श्रम पर निषेध करता है। और आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि बालकों के नियोजन की प्रतिषेध करता है। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 24 में ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। आर्टिकल नंबर 24 कहता है। ठीक है, तो कारखानों में बालों को नियोजन प्रतिषेध है आर्टिकल नंबर 24 से। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, कब उल्लंघन होता है? अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंबन करता है। ठीक है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। ये वाला हमारा आंसर होगा क्या? 1 मिनट, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, ये भी सही है। ठीक है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाए, ये भी गलत है। किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त, ये भी गलत है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन इस तरह से होता है। आर्टिकल नंबर 20 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बाल, वही क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार गारंटी, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक आता है। 25 में क्या कहता है कि अंतःकरण से धर्म को हम मान सकते हैं। ठीक है, उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए हम प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, और 27 में कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे मतलब कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका धर्म में यूज हो। और आर्टिकल नंबर 28 कहता है, ठीक है, राज्य मतलब कानून से पूर्णतः ऐसी किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है कोई धार्मिक शिक्षा किसी शिक्षा संस्थान में नहीं दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द ये बौद्ध धर्मावली को करता है, जैन को भी करता है, सिख को भी करता है, लेकिन पारसी धर्म को नहीं करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी कौन देता है? ठीक है, ये देता आर्टिकल नंबर 27। ठीक, आर्टिकल नंबर 27 मैंने आपको बताया
राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो, आर्टिकल नंबर 27 में। ठीक, ये करों की बात करता है। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देगा जो मतलब मैं पैसा किसी धर्म या धार्मिक जगह पे लगा रहा हूँ, ठीक है, उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा, आर्टिकल नंबर 27। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार देता है? इसके पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बताइए कौन सा है ये? आर्टिकल नंबर 29 और 30 क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। और 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? बताइए। इसी को आर्टिकल नंबर 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? संवैधानिक ये संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद को भारत की आत्मा संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल नंबर 32 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 32। इसी में 5 प्रकार की रिट दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 5 तरह के समादेश यानी रिट जारी किया है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, इसी में दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है? आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। मैंने बोला 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय ने रिट दिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्च न्यायालय जा सकता है? अच्छा हाँ, जो अभी आप देखिए ध्यान से, पीछे क्या था? उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी नागरिक को, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू जा सकता है? आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यानी उच्चतम न्यायालय ने क्या दिया है? 5 प्रकार की रिट दिया है। अब बोलेगा आगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन हो रहा, उच्च न्यायालय में जा सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 226। उधर क्या था? 32 और इधर क्या है? 226। ठीक है, याद रखना। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, बताइए। एक बार ये एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33A यानी 33A। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा आर्टिकल राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों के संगठित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी में। ठीक है, ये भाग 4 की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा? भाग 4 का। ठीक है, भाग 4। ठीक है, भाग 1 2 3 देखे थे, भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, कितना है? 36 से लेके 51 तक। ठीक है, भाग 4 में। और ये डीपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से या कहां से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब इसी में आर्टिकल नंबर जो 40 है, आर्टिकल नंबर 40 यही कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? आर्टिकल नंबर 40 में। और 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बोलता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। क्या बोला है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। जब 48 के जो कृषि और पशुपालन हो जाएंगे तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा, वन एवं वन्य जीवों का भी रक्षा होगी। तो ये 48 का में बात करेगा। 48A में यानी 48 कम में पर्यावरण की बात करेगा। इसके पहले 48 में क्या बात किया है? कृषि और पशुपालन का संगठन बात किया है। और जो ये आर्टिकल 51 है ना, जो आर्टिकल 51 किसके लिए बात करता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलगाव। ठीक है, क्या? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलगाव, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलगाव 50-50
ऐसे देखिए ना, 50-50 याद रखिए, कार्यपालिका अलग न्यायपालिका अलग, 50-50, ठीक है। ये जो आर्टिकल 51 कर रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से आर्टिकल नंबर 51 संबंधित है। जो ये आर्टिकल नंबर 50 है, 50 ना, 50 मतलब आधा अलगाव, किसका किसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, ठीक है। अब आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी राज्य को कार्य करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देश करता है, ठीक है, निर्देशित करता है। तो आर्टिकल नंबर 41 है। अब आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, मैंने ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल में जैसे बोलता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, एक लाइन में बोले तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 कहता है। आर्टिकल नंबर इसके पहले जो 40 था वो क्या था, पंचायत, 40 पंचायत, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 38 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बस बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए एक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, आर्टिकल नंबर 38 में, ठीक है, ये कहता है। 16 बता दिया तो 4 बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत बताता है बताइए। तो ये आपका बताता है आर्टिकल नंबर 42, ठीक है। आर्टिकल नंबर मैंने 40 देख लिया था, पंचायतों का गठन। और आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो इसमें बोला गया है कर्मकारों के लिए निर्वासन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया है, किसमें, आर्टिकल नंबर 43 में। और आर्टिकल नंबर 42 में यही बोला गया है काम में न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है, मतलब 42 में कहा गया है। अब 41 में मैंने बताया था भी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग है, ये उद्योग है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अभी उद्योग की बात किया गया, ये 43A में किया गया है, ठीक है, 43A में। पहले 43 में समझेंगे, 43 में क्या क्या था। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, पहले तो ये जान लीजिए 43 में यही था। और 43A में क्या क्या गया, उद्योगों में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है, उद्योगों में। पहले 43 में बताया गया है कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा, यानी कुटीर उद्योग बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें भाग लेना 43A में, ठीक। आइए देखते हैं आगे। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में। 44 में क्या कहा गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लाएगा, ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लाएगा, ठीक है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44 में 4 समान की बात कर रहा है ना, 4 समान, 44 समान, ठीक है, समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत राज्यों को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिलेगा। अभी इसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। क्या 48 का ए, ठीक है, 48 का ए। 48 में क्या कहा गया था, 48 में यही कहा गया था ना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। जब कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो जाएगा तो एक कदम और इसी में बढ़ा दीजिए 45 पे, उसी में एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे हम, उसका बचाव करेंगे और वन्य जीवों की हम रक्षा करेंगे, ठीक। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है। अब आर्टिकल नंबर 49 कहता है, पहले 49 में क्या कहा गया ये जान लीजिए। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हुआ, उसके स्थान हुआ, उसके वस्तुओं का संरक्षण करेंगे, ठीक है, यानी जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक बने हैं, ठीक है, जैसे अशोक का स्तंभ हो गया हमारा, ठीक है, लाल किला हो गया, इस सब का बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मारक एवं स्थानों एवं प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करेगा, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कौन बढ़ाएगा, 51 बढ़ाएगा। और 50 मैंने क्या कहा था, आधा न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव, पृथकीकरण बोला था। और कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार 14 वर्ष से कम आयु के निषेध किया गया था, 21 आर्टिकल में किया गया था, बताइए। यह आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया था, ठीक। आइए नेक्स्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तो बनाए रखेगा, मैंने बताया था 51, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को, शांति को बनाएगा 51, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। हमारा आंसर हो गया सी वाला 51, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अभी भी मैंने देखा था मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया था, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य 51A में
ठीक है। अभी इस समय हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इस टाइम हमारे ये मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, ठीक है। कितने हैं? 11 है। स्टार्टिंग में कितना था? 10 था। 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, ठीक है। ये तो हमारा कितना हो गया? मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51A के अंतर्गत, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा आर्टिकल को हम खत्म कर देंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।